जो लोगों को मजदूरी पे लगाते थे, खुद मजदूरी करने के लिए हरियाणा और पंजाब में जाने के लिए मजबूर हो गए। एक अकाल में इतना कर्जदार हो जाता है कि वो 2 साल तक भी अपना कर्जा नहीं चुका पाता। जानबूझ करके किसान को इस बात के लिए हार दिलाई कि फिर किसान आंदोलन नहीं कर पाए। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक नया शो स्टार्ट किया जिसका नाम है सीकर की बात आरजे सूरज के साथ। जी हाँ दोस्तों, 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पे आप इसको देख सकते हैं, ऑन एयर आप इसको सुन पाएंगे और साथ ही दैनिक उद्योग आसपास के प्रिंट में आप इसको पढ़ पाएंगे हर सोमवार को। तो आज एक बहुत बेहतरीन हस्ती जिसको मैं कहूँगा हमारे सीकर जिले के लिए, क्योंकि ये हमारे FM का भी सौभाग्य कि आज पहली बार सर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीकर सांसद अमराराम जी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, और आपके चैनल का और आपके रेडियो का। जी सर जैसे सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सीकर विकास को लेके, क्योंकि जहाँ हमने शो का नाम सीकर की बात रखा है तो हम सीकर के विकास की बात कर लेते हैं। जी। सीकर की जनता ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया, ये 5 साल दिए काम करने के लिए, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ऐसा लगता है कि सीकर विकास के लिए बहुत अहम रूप रखते हैं? सबसे ज़रूरी काम है सीकर लोकसभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करना, चाहे वो शहर है, चाहे वो कस्बे हैं, चाहे गांव है। जी सर। क्योंकि आज 70% इलाके में अंडरग्राउंड पानी ख़त्म हो चुका है और पूरा लोकसभा क्षेत्र अंडरग्राउंड पानी पे पेयजल की योजनाएं थी वो सूखती जा रही हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था हो और वो सरफेस वाटर से हो। जी। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पहली प्राथमिकता। दूसरा, जो शहर के लिए जो जौलगढ़ पुलिया जिसमें बहुत बड़ा कोचिंग हब है, राजस्थान में कोटा के बाद सबसे इमर्जिंग कोई क्षेत्र है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। निश्चित रूप से उसमें हमेशा जाम की स्थिति रहती है, इसलिए न्योलगढ़ पुलिया निश्चित रूप से डबल बने तो लोगों को बहुत बड़ा हिस्सा रोज जी, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो सीकर का है उसने सीकर को एक ऊंचाई तक लाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। तीसरा, जो संभाग मुख्यालय हुआ है तो बाकी संभागीय स्तर की सुविधाएं का विकास हो। निश्चित रूप से एक जो रोजगार के साधन है, निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्या शेखावाटी जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना है जी। जो अग्निवीर की योजना है जो न केवल जवानों के खिलाफ तो है ही है बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी, क्योंकि शेखावाटी वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा जवान देता है। जब दुश्मन की सेनाओं से मुकाबला होता है सबसे ज़्यादा शहादत देने वाले हैं और उनको अग्निवीर बनाने का काम देश की सरकार ने किया है, इसलिए सबसे बड़ा वो है। और असल में रोजगार, जिन नीतियों पे रोजगार विहीन विकास हो रहा है, जो जीडीपी जिसकी बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास है, आम जन का रोजगार विहीन विकास है। इसलिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र से, जैसे टाइल का रॉ मटेरियल इसी लोकसभा क्षेत्र में नीमका थाना इलाके से जाता है, गुजरात में जाके टाइल बनती है और वापस टाइल बन के आती है, तो वो उद्योग विकास हो। क्योंकि अभी यूरेनियम भी निकल रहा है, लोहा भी निकल रहा है, तो जितने भी रॉ मटेरियल यहाँ निकलते हैं उनके उद्योग भी इस लोकसभा क्षेत्र के एरिया में स्थापित हों तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसकी प्रोडक्ट भी बनाने के यहाँ कार्यक्रम हों। जी सर, जैसे कि आपके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो छात्रों के लिए और जब जैसे जैसे बड़े हुए आम जनता के लिए, किसानों के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आप एक मसीहा के रूप में आगे बढ़कर आपने आवाज़ उठाई है, उनके लिए हर एक कदम पे आप उनके लिए तैयार रहे हैं। तो उन किसानों की अगर मैं बात करूँ तो उन किसानों के लिए इस बार इन 5 सालों में आपका क्या प्लान है सर? प्लान सबसे बड़ा है जो आज जो नीतियाँ 90 के बाद लागू की गई है, हर चीज़ किसान की, बीज, खाद है, डीजल है, हर चीज़ जो पेस्टिसाइड है, कहने का मतलब जो इनपुट है हर कंपनियों के हवाले कर दिया गया। आप देखिए कि अभी खीरे के बीज के लिए एक विदेशी कंपनी ने जिसको
परमिशन नहीं थी, और उसने यहाँ के किसानों को लूट लिया। तो असल बात यह है कि जब कंपनियों के हवाले आपने कर दिया है तो उसके सबसे बड़ी लागत जब कई गुना बढ़ गई है तो उसके भाव की गारंटी हो, MSP की गारंटी हो न्यूनतम। इस देश की 75 साल से ज़्यादा आज़ादी के बाद जो कोई भी अगर कारखाने में बन के चीज़ आती है उसकी मैक्सिमम MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। तो किसान तो वो चीज़ रोटी जैसी चीज़ पैदा करता है और वो न्यूनतम की मूल्य की गारंटी चाहता है जी। वो नहीं चाहता कि उसको डबल मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए। जो उसकी लागत मेहनत सब जो देश की सरकार ने, स्वामीनाथन जो सबसे बड़े इस देश के एग्रीकल्चरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनके अध्यक्षता में और वो इसलिए ही बनाया गया था कि देश का अन्नदाता राजशाही और अंग्रेजों के वक्त भी सब परेशानियों में था लेकिन आत्महत्या नहीं करता था। और आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद वो अन्नदाता अगर आत्महत्या करता है तो इसके कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही पूरे देश में घूम करके ये दिया था कि किसान को उसकी तमाम मेहनत जोड़ करके, लागत जोड़ करके और उसका कुछ मुनाफा जोड़ करके निश्चित रूप से उसकी भाव की गारंटी होनी चाहिए। तो ये सरकार ने करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे देश की बहुमत आबादी खुशहाल होगी तो देश खुशहाल होगा। अंबानी अडानी के खुशहाल होने से आम आदमी खुश नहीं हो सकता, देश भी खुशहाल नहीं होगा। देश की आबादी खुशहाल होगी तो देश खुशहाल होगा ना। बिल्कुल। अभी वो 47 की बात कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे बातें चल रही हैं। सर जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके जो एक आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हर व्यक्ति का ये मानना है कि ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व के धनी है अमराराम जी। तो सर मैं कुछ रोचक चीज़ें मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। आप किसान के आंदोलन जो हुआ था उसका भी आप एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे थे जी। तो वो जो किसान आंदोलन था उसके पश्चात में किसानों ने भी आपको बहुत आगे तक, जहाँ तक आपको मसीहा माना। तो आपका क्या मानना है कि ये जो दौर रहा इस समय का, इसका कितना सपोर्ट रहा आपके सांसद बनने तक के सफर में? बहुत बड़ा रहा है। असल बात क्या है कि राजस्थान के किसान को आज़ादी के बाद जब भी वो समस्याओं के लिए मैदान में आया है तो उनको हमेशा धोखा ही मिला है। आप देखेंगे 1986 में बिजली की रेटें बढ़ी थी, क्योंकि राजस्थान में जितनी कुछ 30% में सिंचाई होती है उसमें 70% बिजली से ही सिंचाई होती है। नहरों से, पंप से, बिजली से टोटल सिंचाई सिंचित क्षेत्रफल आज भी आज़ादी के 75-76 साल बाद में भी 30% है और उसमें 70% बिजली पे है। और बिजली भी लोगों ने इसलिए इतना गहरा पानी है कि अपने परिवार के गहने, जमा पूंजी सब लगा करके ट्यूबवेल इसलिए लगाए थे, जिस भी योजना में दिया। कहने का मतलब हर 2 साल से 3 साल से अकाल पड़ता है और खेती के साथ साथ पशुधन पे राजस्थान का किसान निर्भर है। बहुत बड़ी आबादी, आय उसकी 35% पशुधन से होती है। तो एक अकाल में इतना कर्जदार हो जाता है कि वो 2 साल तक भी अपना कर्जा नहीं चुका पाता। इसलिए उसने बिजली की रेट के ट्यूबवेल लगा करके सिंचाई करके अपने पशुधन को और अपने परिवार को भी पालने का था। 86 में बिजली की रेटें बढ़ी, हमने भी आंदोलन किया, बड़े बड़े नेता सब आंदोलन के बीच में आए। बड़े बड़े नेताओं ने जो मुख्यमंत्री भी रहे हुए थे, लगातार सालों साल मंत्री भी रहे हुए थे, अपने आप को किसान नेता भी कहते थे, उन्होंने आह्वान किया कि इस बिजली की रेट घटानी है तो जेल भरो। लोगों ने जेल तो भरी भरी, बल्कि राजस्थान की सरकार ने जितने भी धर्मशालाओं को जेल घोषित किया था उनको भी भर दिया था। अच्छा। लेकिन एक नया पैसा भी वापिस नहीं हुआ। मतलब जानबूझ करके किसान को इस बात के लिए हार दिलाई कि फिर किसान आंदोलन नहीं कर पाए। तो नेचुरली उसके 86 के बाद 10 साल बाद में जब किसानों को चोर कहा गया, किसानों के घरों पे छापे मारने शुरू किए, तो ठीक 10 साल बाद में 1997 में जयपुर के स्टैचू सर्किल पे पड़ाव डाला और कहा उस अन्नदाता जो गर्मी में, सर्दी में किस तरह से मेहनत करके
फसल पैदा करता है, उसको अगर राजस्थान की चुनी हुई सरकार अगर उसी अन्नदाता को चोर कहती है तो ये राजस्थान के किसान को बर्दाश्त के बाहर है। तो निश्चित रूप से 7 दिन रहे और फिर सरकार ने माफ़ी मांग करके कहा कि अब इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और जो समस्याएं हैं, जो छापेमारी है, ये नहीं करेंगे। बिजली से जो नहीं मिलने के कारण जो फसलें जल रही है उसको हम पकाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सरकार को 10 साल बाद मैं तो एक साधारण एक विधायक 93 में, क्योंकि इस लगातार किसान की समस्याओं को लड़ते हुए ही बहुत दिग्गज नेताओं को जो राजस्थान में 1, 2, 3 में ही गिने जाते थे उनको हरा करके मेरे को भेजा। मतलब 52 में वो चुनाव लड़ रहे थे, मैं 3 साल बाद में 1955 में जन्मा हूँ। आप देखिए उनको परास्त करके और मेरे को भेजा। तो निश्चित रूप से जब मुझे भी जब किसानों ने भेजा और उनको अगर राजस्थान की चुनी हुई सरकार, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे 29 राज्यों में सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। और उन अन्नदाता और उन मतदाताओं को, जिनके मतदाताओं से सरकार में बैठे हैं, और उनको ही अगर चोर कहे तो इससे बुरी बात क्या होगी। मैंने निश्चित रूप से उनके बीच में सोया, उनके बीच में खाया, जबकि मेरे पास विधानसभा का क्वार्टर था, लेकिन 7 दिन और 7 रात उनके बीच में ही सोया। और वो प्रगाढ़ता निश्चित रूप से गई। फिर 2004 में चाहे रावड़ा गढ़साना का आंदोलन हो, जब कोई भी सिंचाई का प्रोजेक्ट बनता है तो एग्रीकल्चरिस्ट उस ज़मीन में कितना पर एकड़ में पानी देने से फसल पैदा होगी, ये सर्वे के दौरान ज़मीन और पानी की स्थिति से ही तय होता है। 5.24 मिलियन एकड़ फीट पानी पर हेक्टर के हिसाब से था, लेकिन उसको आधा कर दिया गया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। और उसका हालत ये हुई कि जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ इलाका जो राजस्थान कैनाल के कारण सरसब्ज हुआ था, वो वीरान हो गया। जो लोगों को मजदूरी पे लगाते थे, खुद मजदूरी करने के लिए हरियाणा और पंजाब में जाने के लिए मजबूर हो गए। जो कपास के जिनिंग और प्रेसिंग के जो रावड़ा गढ़साना में, अनूपगढ़ में जो यूनिट लगे थे, उनकी टहनें उठ गई। आंदोलन हुआ, 8 लोग शहीद हुए और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, लिखित में समझौता करना पड़ा और किसान जीत पाए। मेरा कहने का मतलब फिर 2005 में बिजली की रेटें फिर बढ़ी, फिर आंदोलन हुए, हमने ज्ञापन दिए, सरकार नहीं मानी। तो आखिर में विधानसभा के सामने अमरूदों के बाग में अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला और आखिरी 7 दिन बाद में हमने किसान की धैर्य की परीक्षा नहीं ले। अगर 8 सितंबर को अगर सरकार वार्ता नहीं करेगी तो 11 बजे हम मुख्यमंत्री का निवास राजस्थान की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उस पर हम कूच करेंगे। तो 8वें दिन 11 बजे की बजाय 10 बजे उन्होंने बुलाया और शाम 5 बजे होते होते पूरी बिजली की रोल बैक जो रेट किस एग्रीकल्चर की बढ़ाई थी वापस करने का किया। 1 लाख किसान भिन्न भिन्न योजनाओं में, हरे चारे से, फार्म हाउस योजना से, किसान चंद्रभान चोर योजना, मतलब 1 लाख किसान 3 गुनी रेट से लूटे जा रहे थे। उनको सामान्य करने का समझौता हुआ और कई समझौते में जो शर्तें थी करीब करीब सरकार ने मानी और किसान वहाँ से जयपुर से रवाना हुआ। तो महारानी पस्त और किसान मस्त ये जो अखबारों का था निश्चित रूप से। तो इसका मतलब चाहे उसके बाद कर्जा माफ़ी का सवाल हो, जब बड़े बड़े कंपनियों का आप कर्जा माफ़ कर सकते हो, अंबानी अडानी का कर्जा माफ़ कर सकते हो, टाटा बिरला का कर सकते हो, तो सरकार की नीतियों से किसान कर्जदार हो तो उसका कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया जाए। अब आप देखेंगे विजय माल्या जैसे 28 लोग इस देश से जनता का पैसा लेके भाग गए, उनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं भगोड़े होने के बाद में, तो क्या अंदाजा का नहीं हो सकता। इसलिए 13 दिन और 3 दिन चक्का जाम हुआ। सरकार के 4 मंत्रियों ने लिखित में समझौता किया, जबकि उस समय तो मैं MLA भी नहीं था।
निश्चित रूप से समझौता किया और समझौता लिखित में करने के बाद सरकार मुकर रही थी, लागू नहीं कर रही थी। तो हमने कहा कि 22 फरवरी को हम विधानसभा पे पैदल राजस्थान से 4 कोणों से हम पद यात्रा के रूप में आएंगे और राजस्थान की विधानसभा के सामने जाएंगे। सरकार के मंत्रियों ने लिखित में समझौता करके मुकर रही है। तो हम जाल सु पूछे जयपुर जिले में इंटरव्यू है और हमको गिरफ्तार न केवल 4 जत्थों को किया बल्कि राजस्थान के तहसील हेडक्वार्टर पे भी कोई किसान नेता थे, सैकड़ों लोगों किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और इसलिए डाल दिया कि जब नेताओं को डाल देंगे तो किसान फिर डर के मारे मैदान में नहीं आएगा। लेकिन जितने आधे दर्जनों आंदोलन, छोटे बड़े, सब आप देखेंगे, चाहे वो आंदोलन थे चाहे 2011 का फसल बीमा क्लेम का, चूरू का आंदोलन हो, कहने का मतलब हर आंदोलन जो जीत में था तो वो हौसला नेताओं को जेल में बंद करने के बाद में भी किसान का हौसला तोड़ नहीं पाए। और रोक के बाद भी जयपुर के चौतरफा लोग पहुँचे और फिर आखिर में यहाँ सीकर में पड़ाव डाला कि जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं किया जाएगा जब तक हम नेशनल हाईवे को खाली नहीं करेंगे। तो नेचुरली फिर रात को 12 बजे सरकार ने बिगर किसी शर्त के छोड़ा भी और वो कर्जा माफ़ी का भी ऑर्डर किया। तो नेचुरली हमेशा और उसी का नतीजा है कि इस लोकसभा चुनाव में जहाँ 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 की 25 सीटें दी थी और अभी ये जो इंडिया अलायंस बना करके लड़े और इंडिया अलायंस ने सीकर में मुझे उम्मीदवार बनाया और उसी का नतीजा था कि लोगों ने आगे बढ़ करके तन से, मन से, धन से इस चुनाव में विजय दिलाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 लाख के करीब वोटों से जीती हुई थी। उनको कवर करके 74,000 में की जीत दिलाने का मैं समझता हूँ उस किसान की, जवान की, आम जनता की जो देश के जनतंत्र को कुचल रही थी, देश के संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश, और उसीलिए नारा दे रही थी 400 पार। लेकिन जनता उनके झूठ के वायदों को समझी और निश्चित रूप से 25 में से 11 सांसद इंडिया गठबंधन के चुन करके भेजे। इसमें एक मुझे भी आशीर्वाद दे के भेजा है और मेरा ये मंशा होगी सड़क से संसद तक जो आम इस लोकसभा क्षेत्र की नहीं पूरे राजस्थान की आवाज़ जो पिछले 10 साल में देश की संसद में नहीं गूंजी है, उन समस्याओं की समाधान का प्रयास हो, आवाज़ हो, और जहाँ भी कोई शोषित पीड़ित याद करेगा अमरा राम उनके बीच में रहने का। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ कहें कि जो ये जीत अमरा राम की नहीं होकर ये उस अमरा राम की जीत है जो 0 से लेकर 100 तक हर कदम पे उनके साथ चला है। बिल्कुल, ये उस जनता की है जो अमरा राम को इस लड़ाइयों में जिस मतलब बंदूकों का सामना करते हुए पीठ खाली नहीं की। और जब 8 दिन का पड़ाव समाप्त करने के बाद 3 महीने बाद जब विधानसभा का सत्र चला, तो आपको पता है 2005 में जब मैं विधानसभा में था और 1 घंटे के लिए जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तो जितने भी पार्टियों के यंग जनरेशन के जितने भी एमएलए थे आए और उन्होंने एक सवाल किया कि अमरा राम जी आप के पास क्या जादू है। हम भी भिन्न भिन्न पार्टियों में हैं, सभा करते हैं, बस लगाते हैं, नाश्ता कराते हैं और 5 बजे लोग चले जाते हैं, और आपके पास आपके ट्रैक्टर साधन लेके आए, अपना ही खाना बनाया और 8 दिन और 8 रात रहे। ऐसा कौन सा जादू है कि जनता को यहीं रोक के रखी? वो नहीं, वो जनता जो खुद का खाना खुद का साधन लेके आए और 8 दिन और 8 रात रही। सही बात। ऐसा कौन सा जादू? मैंने कहा एक ही जादू है, इस राजस्थान के किसान को बार बार नेताओं ने धोखा दिया और पिछले 25 साल में अमरा राम ने न किसानों को धोखा दिया और न किसानों ने अमरा राम को दिया, क्योंकि दोनों तरफ ये इतना काटे विश्वास है कि अमरा राम हमें छोड़ के नहीं जाएगा और अमरा राम को किसानों पे विश्वास है कि गोली भी चलेगी तो अमरा राम को छोड़ के किसान नहीं जाएगा। यही सबसे बड़ा वो
जी, जैसे मंत्र बिल्कुल सर। तो अगर मैं आपसे एक बात और करना चाहूँ सर, कि अगर मैं प्रॉपर सीकर सिटी की बात करूँ, वैसे तो पूरा लोकसभा क्षेत्र में आपका कार्य करना आपका जो ड्यूटी है, पर अगर मैं लोकल सीकर सिटी की बात करूँ जहाँ पे आपका भी निवास स्थल है, तो अगर मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि अभी वर्तमान में सीकर में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है सर, कि यहाँ पे जो है हमारे वो ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल है सर। बरसात में जलमग्न हो जाता है, और जलमग्न नहीं, मैं तो शिव कॉलोनी में अभी गया, आप देखें कि पानी सड़क पे भर जाए, रास्ता नहीं हो, बात समझ में आती है। मतलब शहर का जो ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज का है और जो बरसात का पानी, इतना गंदा पानी शिव कॉलोनी में सैकड़ों घरों में भर गया, लोग रह नहीं सकते, आज भी वो बदबू मारता है। शायद थोड़ी सी समस्या आपको हमारे ऑफिस में आते वक्त भी हुई। नहीं, वो तो चलो सामान्य, ये तो सब जगह है। अब आप सीवरेज का पानी जा रहा है और सीवरेज का पानी 200 घरों में घुस जाए, सही बात है। और ये एक नहीं है। आप देखें नौलगढ़ रोड पे जाएंगे जहाँ बच्चे हैं, एक बच्चा कोचिंग का खत्म भी हो गया था सर। आप देखिए कि वहाँ की दुकानों पे 4-4 फीट पानी चढ़ जाता है। जैसा वो 4 घंटे बाद में खाली हो जाएगा, किसी की दुकान में, घर में 4 घंटे पानी रहेगा क्या? 4 घंटे और 4 फुट पानी चला जाए, उस घर में, दुकान में क्या बचेगा? तो सबसे प्राथमिकता ये भी है ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था हो और लोगों को भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि अभी जो बरसात का और पानी है नानी बीड़ में जाता है और यहाँ से चल के बडाडर तक आप देखिए 14 किलोमीटर तक सड़क पे पानी चला गया, और बहुत सी जगह रोड पे हो गया, और वो गंदा पानी है। मतलब इससे ज़्यादा मैंने तो नेशनल हाईवे के अधिकारियों को भी, यहाँ के प्रशासन को भी, उन्होंने कहा साहब हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आज की तारीख में ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या, पेयजल के बाद कोई शहर की समस्या सीकर की, पुड़िया के बाद तो ये ड्रेनेज की। सर इसका उपाय क्या है एक्चुअली, इससे किस तरह से निजात पा सकते हैं? निजात पाया जा सकता है, जितना भी बरसात का पानी है या ड्रेनेज का पानी है उसको रिसाइकल करके गार्डनों में दिया जा सकता है जी। बहुत सी जगह पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं उसमें। मतलब आप बड़े शहरों में देखिए, रिसाइकल करके जितने भी गार्डन्स हैं जी, और उसके बाद अगर खेती में भी वो उपयोग हो सकता है, टेस्ट करने के बाद में, तो खेती में भी किया जा सकता है, क्योंकि पानी तो पीने के लिए चाहिएगा, और नाली का पानी भी जाएगा, बरसात का भी जाएगा, तो उसको ट्रीट करके पेड़ पौधों को गार्डन्स में भी दिया जा सकता है और खेती में भी लिया जा सकता है। वो सब जगह हो रहा है। वो पूरी योजनाबद्ध ढंग से करेंगे जब होगा, और उसके योजना और बजट और साइंटिफिक तरीके से उसका उपयोग हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सीकर शहर जो है आज की तारीख में ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी जगह बना चुका है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नगरी होने के कारण। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे सीकर शहर में पढ़ने आ रहे हैं, और सीकर शहर की ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप इसको संसद में कब उठा रहे हैं फिर? बिल्कुल, संसद का अभी शीतकालीन सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि अभी जो सत्र था वो बहुत ही छोटा सत्र था, जिसमें रिलैक्सेशन करके बजट भी पास करना था, वो तो बड़ी नहीं। अभी जो भी सत्र चलेगा निश्चित रूप से, और यहाँ जब मंत्री आया प्रेस क्लब में, जब भी हमने कहा है, तमाम जो सीकर के विधायक हैं, चेयरमैन हैं जी, मैंने और आप भी थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप प्रोजेक्ट लाइए। उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि ये समस्या आपकी या मेरी नहीं है, पूरे शहर की समस्या है, इसको हम समाधान करने का प्रयास करने में सरकार भी सहयोग करेगी। तो नेचुरली विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों जगह इस समस्या को प्रमुखता से उठाया जाएगा, और जितनी संभव जल्दी हो सकता है उसका इम्प्लीमेशन भी कराएंगे जी। सर एक जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सीकर के जो आसपास के गाँव हैं जी, जो देहाती क्षेत्र जिनको हम बोलेंगे ग्रामीण एरिया जो हमारा माना जाता है, उनको लगभग सड़कों से जोड़ा जा चुका है, ठीक है, मगर फिर भी वो जब वहाँ पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो सड़कों के जो हाल है वो भयंकर बेहाल हो चुके हैं, और वो मैं जब तक जानता हूँ वो शायद संसदीय क्षेत्र में ही आते हैं वहाँ। बिल्कुल, ग्रामीण सड़कों का जो दायित्व है विशेष तौर से, आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR ये सब छोड़ दीजिए, उनमें भी कुछ सड़कें बदहाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनका कोई शहर से जोड़ने का जो माल, हाँ, उनको कोई देखने वाला नहीं है।
वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं देती। मैं समझता हूँ सबसे बुरा हाल, क्योंकि आजकल इतने साधन हो गए हैं तो उनका रिनोवेशन, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है तो उस केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट के फंड से बनी है तो स्टेट, दोनों सरकारों को रिनोवेशन का पैसा समय के अनुसार देना चाहिए। वो सरकार अभी मैं समझता हूँ दे नहीं रही है, न उसकी ओर ध्यान है। केवल बीओटी में बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का, लेकिन जब से सबसे पहली प्राथमिकता आप बढ़ाइए, इसमें किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम गांव से, घर से निकल करके शहर तक आता है। सर बहुत सारे बच्चे जो है गांव से चल के शहर में पढ़ने आ रहे हैं, बाकी काम के लिए आ रहे हैं, तो वो उनके जिस भी सरकार ने बनाई है ना, उसकी पहली प्राथमिकता है कि समय के अनुसार उनका रिनोवेशन हो। ये राजस्थान विधानसभा में भी रखेंगे और देश की संसद में देखा जाएगा। तो सर एक सबसे बड़ी समस्या अभी कानून व्यवस्था की हो रही है। बिल्कुल, सीकर जब संभाग हुआ है, इतने स्टेटों के पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति हो रही है। चाहे और वो पुलिस की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। चाहे मेडिकल कॉलेज में एक छात्र, आदिवासी छात्र की हत्या हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से एक होनहार अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा चला जाए, तो दूसरी लूट है, दूसरी जो स्मैक वगैरह की जो हो रही है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है निश्चित रूप से। क्योंकि अब संभाग भी हो गया, 4 जिलों के लोग भी 3 जिलों के यहाँ आएंगे बसने में, तो निश्चित रूप से वो भी एक समस्या बढ़ रही है, उस पर चेकअप होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो सर चलते चलते आपने मुझे बहुत, सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा पूरा समय दिया हमें, और चलते चलते सीकर की जनता को या सीकर जिले की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अमरा राम जी से जो उनकी उम्मीदें हैं वो किस तरह और कितनी जल्दी पूरी होने वाली है? निश्चित रूप से पूरे लोकसभा क्षेत्र की आम मतदाता और आम जनता को मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति की जो सामूहिक समस्या है वो सड़क से संसद तक उठाने में और सरकार को बाध्य करने में अमरा राम कमी नहीं रखेगा। और आम जनता से इतना ही मैं आशा करता हूँ, उनको आभार और धन्यवाद देते हुए, कि जिस तरह से हर आंदोलन में सरकारें अगर नहीं मानी है, मतलब कॉलेज जीवन से लेके आज तक, तो जनता को साथ लेकर सरकारों को मनाने के लिए बाध्य किया है। मेरा आम नागरिकों से यही निवेदन है कि अगर जरूरत पड़े तो उसी तरह से आशीर्वाद, जिस तरह से आप पिछले 40 साल में दिया है, वो आशीर्वाद देंगे तो मैं समझता हूँ कोई सरकार हो, जन कल्याणकारी सरकार है, जनता के वोट से चुनी गई है और जनता की समस्याओं को समाधान करने की उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपका आशीर्वाद जैसे चुनाव में मिलता रहा है, संघर्ष में मिलता रहा है, वो आपका आशीर्वाद रहे, यही मैं उनसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आम जनता को। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय।